Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with part 33 of our advanced problem series, and in this particular video we are going to take a problem on time varying magnetic field. I mean motion of a charge in time varying magnetic field. तो एक बहुत बढ़िया सवाल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बोल सकते हैं कि आगे आने वाले अपकमिंग जे एडवांस एग्जामिनेशन के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट भी हो सकता है ये। और इंटरेस्टिंग है सवाल और एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज कर लेते हैं कि ये बोला क्यों जा रहा है प्रॉब्लम पे, तो सवाल आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा नहीं। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है और बिल्कुल जे एडवांस पे जिस तरह के सवाल आते हैं बिल्कुल उससे मैच करता हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को थोड़ा और प्रमोट करने की कोशिश करें, बिकॉज बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आपको सेम क्वालिटी मेंटेन करते हुए मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चंस ला के आपको यहाँ पर पटक रहा हूँ और आप उसे सॉल्व कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए क्वेश्चंस की आपको एक कंसिस्टेंट मैनर में क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो अगर आप एक सीरियस जेईई एडवांस एस्पिरेंट हैं तो बहुत कुछ इस चैनल से आपको मिल सकता है। सो अगर इस चीज़ को मेंटेन रखना हमें अगर रखना है तो मुझे भी थोड़ी ज़रूरत होगी कि मैं और ऑडियंस के साथ पहुंच पाऊं। सो बेटर ये होगा कि आप थोड़ा इसे चैनल को और प्रमोट करने की कोशिश करें, जिससे आपको भी मज़ा आए वीडियोस में और मुझे भी बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सो अगर देखें तो ये प्रॉब्लम है, देख सकते हो हमारा पार्ट 33 है ये और उसको हम चेक करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप एक बार देख लो, फिर उसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे अपन चलते हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उससे हमारे लिए थोड़ी चीज़ें आसान होगी। तो बोल सकते हैं एक सोलेनॉइड है, कोएक्सियल सोलेनॉइड है, दो सोलेनॉइड है और जिनका रेडियस कुछ हाफ वगैरह गिवन है। तो आप देख सकते हैं फिगर में ये बड़ा वाला सोलेनॉइड है, ये छोटा सोलेनॉइड है और इस पे करंट I चल रहा है, इस पे करंट 2I चल रहा है। रेडियस इसका R है, इसका 2R है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल में इंपॉर्टेंट चीजें और क्या है इस पे समझना। तो बोला क्या जा रहा है, एट द और इनिशियली नो करंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिसको अंडर मार्क करते हुए चलते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं चीज़ों को। और फिर क्या बोल सकते हैं, at the same instant a current start increasing at linearly with time, linear rate से करंट बढ़ना शुरू करता है यहाँ पर। in both the solenoid at any moment current in flowing, ये important line है हमारे लिए कि at any moment current flowing in the inner coil is twice the current in the outer coil। मतलब बोल सकते हैं बाहर वाले कॉइल पे करंट हमेशा अंदर वाले कॉइल के हाफ के साथ लाई कर रहा है एंड हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग करंट। अब करंट बढ़ने की वजह से, किसी कारण से जो कि चार्ज इसके अंदर रेस्ट पे पड़ा हुआ था, अब वो एक सर्कुलर मोशन पे मूव करना शुरू कर जाता है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन पे करना शुरू कर जाता है तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का रेडियस इस तरह से दिया गया है। तो उस रेडियस की वैल्यू में से हमें n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो देख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा और फिगर आपके पास ये रहा। आप चीज़ों को एक बार ट्राई कर सकते हो और पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सर्कुलर मोशन होगा क्यों और कैसे होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आई थिंक आप सोच लिए होंगे अभी तक। अब हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास सोलेनॉइड है, ये एक दूसरा सोलेनॉइड है और साथ में इस पे करंट I है, बोला गया है इस पे करंट 2I है और हमें बोला गया है कि यहाँ पर एक चार्ज को अगर छोड़ते हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है कुछ इस पर्टिकुलर R रेडियस की। ये R ही हमें यहाँ पर ढूंढना है, इस पर्टिकुलर R रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को
तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सर्कुलर मोशन होगा क्यों, और होगा तो फिर क्या क्या चीज़ों पर ये डिपेंड करने वाला है, किस चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये करंट इंक्रीजिंग है विद टाइम, और ये भी इंक्रीजिंग है विद टाइम और सेम रेट से बढ़ रहे हैं। तो करंट को मैं लिख लेता हूँ k टाइम्स ऑफ t। तो 2i की वैल्यू हम लिख लेंगे k टाइम्स ऑफ 2t या फिर 2kt ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस है। तो ये हो गया दोनों पर होने वाला करंट, ठीक है। अब ये समय के साथ बढ़ने की वजह से हमें पता है कि समय के साथ अगर ये बढ़ेंगे तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, खुद पे सेल्फ फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स भी प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बढ़ने घटने की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है इंड्यूस ईएमएफ, एक इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। और इस वजह से अगर यहाँ पर देखें, इस वजह से अगर यहाँ पर देखें तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि इस जगह पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस जगह पर अगर एक इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी उसकी वजह से। और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन बिल्कुल अलोंग दी टैंजेंट ही चलेगी, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे बट डायरेक्शन इसका अलोंग दी टैंजेंट ही चलेगा। कुछ इस तरह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का चलने वाला है। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक चार्ज को रख देंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को रख देते हैं हम, तो ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स विच इज Q टाइम्स ऑफ E। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है? Q टाइम्स ऑफ E। और इस फोर्स की वजह से अगर आप देखें तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, इसकी वजह से एक वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी नहीं है ये फोर्स है, तो ये एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा चार्ज पे, और चार्ज के पास एक वेलोसिटी आएगी। तो आपका कहना ये होगा सर वेलोसिटी आएगी तो वो तो ऐसे चली जानी चाहिए, बिकॉज फोर्स ऐसा लगा है तो ऐसी वेलोसिटी आ जानी चाहिए। बट जैसे ही उसके पास वेलोसिटी आएगी तो ये किसी और के फील्ड पे, ये चार्ज किसी और के मैग्नेटिक फील्ड पे जो कि अंदर की तरफ है, बाहर वाले सोलेनॉइड की वजह से अगर देखें तो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस है, अंदर वाला सोलेनॉइड तो इस जगह पर फील्ड नहीं बना पा रहा है नेट, बट बाहर वाले की वजह से यहाँ पर फील्ड है, और उस फील्ड की वजह से ये चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैरिंग चार्ज अगर एक किसी एक्सटर्नल फील्ड पे होता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है Q V क्रॉस P। बहुत ऑब्वियस है, आपको पता होगा। तो Q V क्रॉस B का फोर्स लगता है, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ बनेगी, और वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ बनेगी तो V which is in this direction and B is in inward direction, so it will create a force towards the center। वो सेंटर की तरफ एक फोर्स क्रिएट करने वाला है, और इस फोर्स की वजह से बॉडी अपने सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर पाएगा, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इनके कैलकुलेशन के बाद में बात करते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम इससे रेडियस वगैरह कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल लॉजिक था इस पर्टिकुलर सवाल पे। अब हम इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इसको सर्कुलर मोशन पे मूव करा पा रहे हैं। तो अब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसके टेंजेंट की अलोंग की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह जो भी होगा वो भी टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे हम कैसे कैलकुलेशन पे। तो चलो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं अब इसके। तो सबसे पहली चीज़ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? R डिस्टेंस दूर पे चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल सा बना लिया, और इस रीजन पे होने वाला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर होने वाला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, अपने को फाइंड करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें? इस पूरे रीजन पे जो भी फ्लक्स लिंक है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और d∅dt करते हुए इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और इंटीग्रल E.dr करते हुए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन पे, इस पूरे ग्रीन रीजन पे जो भी हमने अभी यहाँ पर बनाया था, ये पर्टिकुलर रीजन जो है इसके अंदर का सॉरी, इस पे अगर ये फर्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो इनर सोलेनॉइड है वो सिर्फ इसी रीजन पे फ्लक्स बना रहा है, सिर्फ इसी रीजन पे फ्लक्स बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या बोल सकता हूँ,
कि पहला वो जो सेल्फ फ्लक्स बनाने वाला है वो होने वाला है म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई। आई क्या होगा उसका, उस पर 2i का करंट है तो 2kT के क्यों लिख रहे हैं आप समझ रहे हैं, ये किसी भी इंस्टेंट पे लिख रहा हूँ 2kT टाइम्स ऑफ एरिया। व्हाट इज एरिया, पाई। ये किस रीजन पे फ्लक्स बना पा रहा है, सिर्फ इस रीजन पे बना पा रहा है ना, तो इस वजह से पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये पहला फ्लक्स लिखे हैं ड्यू टू इनर सोलेनॉइड। अच्छा, आउटर सोलेनॉइड की वजह से इस रीजन पे भी फ्लक्स है और बाहर वाले रीजन पे भी फ्लक्स है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, म्यू नॉट एन आई होगा, सिर्फ 2i नहीं है। और ये किस रीजन पे फ्लक्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉलर, इसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, तो दिस इज फ्लक्स 2। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो दैट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड इनसाइड द सर्कुलर रेडियस आर। इस सर्कुलर रेडियस आर के अंदर इतने फ्लक्स लिंक्ड है। तो अगर इसका हम टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं तो मुझे d∅dt की वैल्यू मिल जाने वाली है, और d∅dt इंड्यूस ईएमएफ होगा यहाँ पर, और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन के। देखो म्यू नॉट एन के कॉमन लेते हैं, पाई को कॉमन लेते हैं और फिर यहाँ पर लिखेंगे, और एक टाइम को तो टाइम तो चला जाएगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं d∅dt वाले टर्म्स पे। यहाँ पर बचेगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दिस इज ईएमएफ। और अगर इस ईएमएफ को इक्वेट कर लें अपन, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो इंटीग्रल ई डॉट डी आर, और डी आर की वैल्यू 2πr लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट एन के पाई 2r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ कैंसिलेशन वगैरह करते हैं, पाई वाले टर्म्स हो जाते हैं कैंसिल, और अगर आप देखें 2r के बदले r लिख लेते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, इसको लिख लेते हैं। वो आ रही है कुछ म्यू नॉट एन के 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर एक r रख लेते हैं, ये वाला r, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टेंजेंट डायरेक्शन पे फोर्स आएगा Q इंटू ई, और उस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी जनरेट होगा वो होगा एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ दैट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो फोर्स क्या लग रहा है उसको, टेंजेंट के अलोंग फोर्स क्या लग रहा है, Q इंटू ई। किसी भी इंटरवल पे हमेशा Q इंटू ई का फोर्स है, तो किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी होगी QE बाय m टाइम्स ऑफ t। तो वैल्यूज रख लेते हैं, तो क्या बनेगा Q बाय m इंटू टी, और साथ में E की वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट एन के बाय 2 टाइम्स ऑफ 2r स्क्वायर बाय r। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये किसी भी इंटरवल पर होने वाला वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर चार्ज के पास। तो अगर ये वेलोसिटी है तो हमने अभी क्या सीखा है कि अगर इसके पास v वेलोसिटी है तो v क्रॉस b के कारण इस पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करेगा, और देख सकते हो v अलोंग इस प्लेन पे है, b अंदर वाली प्लेन पे है, 90 डिग्री का इस पे एंगल बन रहा है, तो q v भी लिख लेते हैं v क्रॉस b को, और इसे इक्वेट कर सकते हैं mv स्क्वायर बाय r के साथ। और अगर यहाँ से देखें तो एक v को करते हैं कैंसिल, और यहाँ से अगर इक्वेट करें चीज़ों को तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो b इज म्यू नॉट एन आई, और अच्छा b क्या लिखना है, b मैग्नेटिक फील्ड। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले सोलेनॉइड की वजह से नहीं है, सिर्फ बाहर वाले सोलेनॉइड की वजह से है। इस वजह से म्यू नॉट एन आई पे अगर आई को लिखें तो k टाइम्स ऑफ t लिखना चाहिए, इज इक्वल्स टू m v की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, v की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट एन के। थोड़ा आप इस पे कैलकुलेशन वाले पार्ट में ध्यान देंगे, कोई टर्म मिस ना हो। तो म्यू नॉट एन के बाई 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी बाय एम, और साथ में अपना ये ब्रैकेट के अंदर होने वाला टर्म आर स्क्वायर बाय आर, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हमने एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू लिखी है, तो आप देख सकते हो
Q म्यू नॉट n, अच्छा इस m और इस m को पहले कैंसिल करते हैं, और Q नॉट म्यू नॉट n के टी और Q, तो म्यू नॉट n के टी और Q इस पूरे टर्म को ओवरऑल कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने की वजह से ये टर्म और यहाँ से होने वाला ये टर्म पूरा कैंसिल होगा। तो रिजल्ट क्या बन रहा है, अगर यहाँ पर ध्यान से लिखें, इसको थोड़ा ध्यान से लिखें, तो क्या बन रहा है यहाँ पर रिजल्ट, वो बनता हुआ दिख रहा है 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय r, एक 2r बनेगा, 2r बनेगा, देखो ये 2r के जैसा लिख सकते हैं। और अगर हम देखें तो एम वी स्क्वायर बाय आर था ना, तो एक आर हम मिस कर रहे हैं आई थिंक, बिकॉज ये आर ऑलरेडी था इस पे, और एक एम वी स्क्वायर बाय आर का आर भी यहाँ पर है, तो ये आर स्क्वायर का टर्म बन रहा है आई थिंक। तो इसे मैं आर स्क्वायर लिखना चाहिए और इक्वेट करना चाहिए इसे, ये 2 का भी एक टर्म है नीचे, ये वाला टर्म, कैलकुलेशन आप थोड़ा देख सकते हैं, और ये इक्वल होना चाहिए 1 के, जिसको हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2r, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू √2r, r की वैल्यू √2r आ रही है। और हमें इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्या बोला गया था, अगर हम देखें यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या बोला गया है, n r/√2, तो यहाँ से अगर देखें n r/√2 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या बोल सकता हूँ, n की वैल्यू यहाँ से 2 होनी चाहिए, बिकॉज 2r/√2 कैन बी रिटन एज √2r। सो ये था हमारा ओवरऑल सवाल, और ये था इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपको चीज़ों को एंड करना है, कैसे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। तो ये ओवरऑल हमारा सवाल था। एंड अगेन चैनल को थोड़ा और प्रमोट करने की कोशिश करें, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगले वीडियो पे मिलते हैं।